हाँ जी बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं राहुल कुमार, आपका केमिस्ट्री एडुकेटर, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो चलिए, 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है और ये इसका दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो कल हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो सभी बच्चे हेडिंग लगा लेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, और आणविक ठोस, और लास्ट धात्विक ठोस। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं ये 4 प्रकार। सबसे पहला होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस जिसको हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड। ठीक। दूसरा होता है हमारा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, इसको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। नेटवर्क ठोस, इसको कहते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। अगला होता है तीसरा आणविक ठोस। आणविक ठोस जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक। और लास्ट चौथा होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जिसको हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रकार होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के। अब हम 1 बाय 1 इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले ठोस के बारे में पढ़ते हैं, आयनिक ठोस। सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे। नंबर 1 पहला आयनिक ठोस, इसके बारे में पढ़ेंगे अब। आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या होते हैं आयोनिक सॉलिड। ठीक है, देखिए आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो आयनों से बने होते हैं। इनमें अवयवी कण जो होंगे वो आयन होंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं, देखिए आयन हो सकते हैं धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो लिखते हुए समझेंगे इसको। इनमें अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण का नाम लिख देंगे परमाणु के आयन या परमाणु आयन। परमाणु आयन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं।
देखिए इनमें जो अवयवी कण होते हैं आयन, वो काय से जुड़े होते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जो दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, और ये बल बहुत ही मजबूत होता है। हम लिखेंगे इसलिए इनके गलनांक इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। देखिए प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये जुड़े होते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। लिखेंगे ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा गलित या विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। देखिए बच्चों, ये गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे और ठोस अवस्था में ये होते हैं विद्युत के कुचालक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ठोस अवस्था में इनमें पाए जाते हैं बंधित आयन या बॉन्डेड आयन, जिससे कि वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी नहीं कर सकते। जबकि अगर हम इनको गला लें या विलयन बना लें तो इसमें आयन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त मतलब आयन अलग अलग हो जाते हैं, और जो कि मुक्त आयन क्या करते हैं? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, और ये कौन सी प्रवृत्ति दिखाने लगते हैं? ये सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप देखिएगा, जैसे आपको पता होगा इसके एग्जाम्पल में NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, KCl, ठीक है, KClO3, K पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव, CuSO4, Cu धनायन SO4 ऋणायन, ठीक है। ऐसे ही CaCl2, Ca पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ही Mg पॉजिटिव और O नेगेटिव। ये इसके एग्जाम्पल हैं ETC। ठीक है, तो बच्चों समझ गए आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा पॉज करके, तब तक मैं साइड हो जाता हूं, फिर हम आपको सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों कर लिया नोट? अब हम इसको रफ कर देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में। ठीक है, अब हम अपना अगला ठोस पढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे नंबर 2 पे, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो देखिए ये सहसंयोजक जो ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण होते हैं परमाणु, और परमाणु आपस में जुड़े होते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा। तो चलिए लिखते हुए समझेंगे। लिखेंगे इनमें अवयवी कण, ब्रैकेट में लिख देंगे परमाणु। इनमें अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। इनमें अवयवी कण परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए इनमें परमाणु आपस में जुड़कर एक
जॉइंट संरचना बनाते हैं, एक बड़े नेटवर्क की तरह बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए हम इनको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। लिखेंगे इनको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, कहा जाता है। इनको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। देखिए ये इसलिए नेटवर्क ठोस कहा जाता है क्योंकि इसमें एक बड़ा नेटवर्क बनता है परमाणुओं की संरचना से। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं, कठोर तथा भंगुर होते हैं, कठोर तथा भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं ये अत्यंत कठोर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। भंगुर क्या होता है, जिसको हम मोड़ लें तो बिना मुड़े वो टूट जाए, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं भंगुर। तो ये कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम आगे लिखेंगे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं इनमें विद्युत का चालन। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ना ही इनमें मुक्त आयन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। तो चलिए लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए बच्चों, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये होते हैं विद्युत के कुचालक। ठीक है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आवेश को कैरी कौन करेगा, परमाणु आवेश को कैरी नहीं कर सकते, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को कैरी करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अब इनके एग्जाम्पल में आप देखेंगे, देखिए जैसे आप देख सकते हैं हीरा एक कैसा है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। आप देख सकते हैं ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक नेटवर्क ठोस है या सहसंयोजक ठोस है। सिलिकॉन कार्बाइड भी एक सहसंयोजक ठोस है आदि। तो ये सहसंयोजक ठोस के हमने एग्जाम्पल लिख लिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक पढ़ने जा रहे हैं अपवाद। इनमें एक अपवाद भी है बेटा, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इसमें, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। तो अब जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है नर्म और चिकना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है, मतलब परतें पाई जाती हैं इसमें, परतीय होती है तथा ये चिकना व नर्म होता है, चिकना व नर्म होता है, नर्म होता है। देखिए इसकी संरचना होती है परतीय तथा ये चिकना व नर्म होता है। दूसरी बात, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो चलिए, बोर्ड भर गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको ग्रेफाइट की संरचना बताता हूँ कि किस प्रकार से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसकी परतों के बीच में, और ये विद्युत का सुचालक कैसे हो जाता है।
देखिए इससे बिल्कुल अपोजिट है, हमने लिखा है यहाँ एक कठोर होते हैं, जबकि ग्रेफाइट कैसा है, चिकना व नर्म है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। तो जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। तो बच्चों कर लिया नोट, अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ ग्रेफाइट की संरचना के बारे में समझेंगे, तो मैं आपको ग्रेफाइट की संरचना के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, ग्रेफाइट की संरचना को समझ लेंगे थोड़ा। देखो बच्चों, सबसे पहले ग्रेफाइट जो होता है उसकी संरचना हम यहाँ पर बनाते हैं। ग्रेफाइट की परतीय संरचना बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। हमने ये बना ली है ग्रेफाइट की पहली परत। अब हम यहाँ पर नीचे एक दूसरी परत बना लेते हैं ग्रेफाइट की। तो बच्चों ये हमने बना ली है ग्रेफाइट की दूसरी परत। ठीक है, ये दो परत हैं ग्रेफाइट की। ऐसी परतें पाई जाती हैं, इसमें हम कुछ सिमेट्रिकल पॉइंट को मिला लेंगे। जैसे ये पॉइंट इसके सिमेट्रिकल है तो इसको मिला देते हैं, ये पॉइंट इसके सिमेट्रिकल है, इसको मिला देते हैं, ये पॉइंट इसके सिमेट्रिकल है तो इसको मिला देते हैं। थोड़ा इसको ठीक से बना देते हैं। इसको भी थोड़ा ठीक से बनाएंगे। ये जो पॉइंट है ये इसके सिमेट्रिकल है तो इससे मिला देते हैं इसको। ठीक है, देखिए, और ये जो पॉइंट है इसके सिमेट्रिकल है तो इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये सॉरी इसको नहीं मिलाएंगे, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको मिलाते हैं। और ये इसके सिमेट्रिकल है, इसको मिला देते हैं। ये है बेटा ग्रेफाइट की एक परत, ये है ग्रेफाइट की दूसरी परत। ये परत 1 है ग्रेफाइट की, परत 1, इसको हमने मान लिया ये परत 2 है। ठीक है, तो बेटा परत 1 और परत 2 के बीच में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम दिखाएंगे आपको कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसमें प्रत्येक कार्बन ने एक परत में देखेंगे, ये यहाँ एक कार्बन है, इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होगा, वो की परत के बीच में होगा। ठीक है, इस कार्बन को देखेंगे, इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन परत के बीच में होगा। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन ने 1 2 और एक दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाया होगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 1 2 3, तो इसमें प्रत्येक कार्बन जो होता है, प्रत्येक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है, जिसको हम कह देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, एक परत से दूसरे परत के बीच का जो गैप होता है वो होता है 340 पिकोमीटर। ग्रेफाइट में एक परत तथा दूसरे परत के बीच का जो गैप होता है वो होता है 340 पिकोमीटर। साथ ही साथ कार्बन कार्बन के बीच में इसमें बॉन्ड लेंथ होती है, किसी भी कार्बन को देखेंगे सब में बॉन्ड लेंथ सेम होगी, ये होती है 141.5 पिकोमीटर। तो बच्चों इसको याद रख लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर और कार्बन के परतों के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर। तो बच्चों वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हम अपने
आणविक ठोस और धात्विक ठोस को अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का अगला लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे।